सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम आदिल अमीन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेद साइंस फाउंडेशन, एक ऐसा एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल जो आपको प्रोवाइड क्या कराता है, एक क्वालिटी एजुकेशनल मटेरियल आपके क्लास 9th और क्लास 10th के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ और भी डिफरेंट आपके दोस्तों का भी इससे कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक है बच्चा, हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और उसके अंदर हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स के बारे में समझा था, जाना था और उनकी एक कनेक्टिविटी को भी समझा था जिसको कि हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझ में आ गया है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स की भी फंक्शन, प्रेजेंस और टाइप समझ में आ गई। तो बेसिकली आज हम आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स बचे हुए हैं, हम उसको आज कवर करेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो बच्चों आज जो हम जो सेल ऑर्गेनेल डिस्कस करने वाले हैं वो पहले तो हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आपको पता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके यहां जो इस्तेमाल की जाने वाली एनर्जी है जिसको कि हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही तो बोलते हैं ना, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यही बेसिकली एनर्जी की करेंसी है। जैसे आप जाएंगे इंडिया में, है ना, और अगर चीन के युआन लेकर के जाएंगे तो क्या वो आपको कोई सामान मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सेल और बॉडी के अंदर अगर किसी सेल के किसी पार्ट को काम करना है तो उसके लिए इसके पास एटीपी होनी जरूरी है और एटीपी का इस्तेमाल से वो सेल काम कर सकता है या कोई बॉडी का पार्ट काम कर सकता है। और वो एटीपी कहां पे प्रोड्यूस होती है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए इसका एक डायग्राम बनाते हैं फटाफट से और हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इसका एक स्ट्रक्चर ओवल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ओवल या राउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। अब इसके आप इंटरनल पार्ट्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। इसका इंटरनल देखिएगा, यहां से ध्यान देंगे, इसका एक बेसिकली जो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ध्यान रहे। अभी मैं लिख देता हूं इन चीजों को, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अब तक जो हम पढ़ रहे थे, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, लाइसोसोम और वैक्यूल पढ़ा था, वो सब सिंगल मेम्ब्रेन्ड थे, सबके बाहर में एक ही मेम्ब्रेन था। अब ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं ये डबल मेम्ब्रेन्ड है। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रियाज आर डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर। तो ये जो है बच्चा, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। दो मेम्ब्रेन होगा इसके। और ये जो बीच में स्पेस आप देख रहे हो ना, ये जो बीच में स्पेस आप देख रहे हो, इस मेम्ब्रेन को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आ गई। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और जो स्पेस बीच में है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चे, ये जो आपको जो फोल्डिंग्स दिख रही है ना, ये जो इस तरह की जो फोल्डिंग्स आपको दिख रही है ना, ये जो इस तरह की जो फोल्डिंग्स आपको दिख रही है, ठीक है, ये क्या है? इसको हम कहते हैं क्रिस्टे। क्या कहते हैं बच्चा लोग? क्रिस्टे कहते हैं। ये फोल्डेड होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना बच्चे, उसके अंदर जो ये फोल्डिंग्स दिख रही है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टे। ध्यान रहे, आउटर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल स्मूथ होता है, यहां पे ना आप यहां से लिख सकते हैं, है ना, आउटर मेम्ब्रेन में स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन, स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन। और क्या है? क्या जो ये वेजिनेशंस आपको दिख रही है, इनवेजिनेशन जो आपको ये फोल्डिंग्स आपको दिख रही है ना, फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन। क्या है? फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है जी।
तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है, और इन्हीं फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? क्रिस्टे बोलते हैं। तो ये हो गया। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बच्चा जो अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है ना बच्चा, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे लोग? इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ध्यान रहेगा, नाम याद रहेगा ना, मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या मौजूद होगा? ये एक सेमी सॉलिड फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। मैट्रिक्स जो होता है बच्चे अंदर में, ये क्या होता है? नोट कर लीजिएगा, सेमी सॉलिड फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस फ्लूइड स्ट्रक्चर के अंदर ना आप देखिएगा, मैं इसमें कुछ डायग्राम और ऐड ऑन कर दूं। ठीक है, इसके अंदर कुछ आपको अपने इनके राइबोसोम्स दिख जाएंगे। ठीक है, और इनके पास अपना एक सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल भी होता है। डबल स्ट्रैंडेड, सॉरी सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। ठीक है जी, अब यहां से देखिएगा, इनके पास अपना एक राइबोसोम्स होता है, इनके मैट्रिक्स में राइबोसोम्स होते हैं, और इनके पास अपना भी एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इनका भी अपना भी एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर होता है। बस ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आपको समझ में आ गया बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर सरफेस को हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती है उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, और उसके अंदर जो स्पेस होती है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। उसके अलावा जो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने कुछ राइबोसोम्स होते हैं, और उनके पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। ठीक है, तो ये चीजें थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आई होप कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आ गया है। तो बच्चे एक बात बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेल की बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, अगर सेल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, और आपको पता है एनर्जी एटीपी के फॉर्म पे सेल इस्तेमाल करता है। तो वो सेल जो है एटीपी का इस्तेमाल कहां से कहां वो मैन्युफैक्चर होता है? उस सेल के अंदर, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अगर ज्यादा बॉडी को सेल की एटीपीज की जरूरत है तो उसको ज्यादा एटीपीज की जरूरत है, और एटीपीज ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। तो वो सेल्स जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उनके अंदर मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक या एक से नंबर से ज्यादा होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि स्पर्म होता है, स्पर्म बहुत तेजी से मूव करता है। तो स्पर्म का जो टेल वाला रीजन होता है ना बच्चे, उसको कंटिन्यूअसली मूव करते रहना होता है। तो जैसे जितना मूव करना होता है उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो एनर्जी को पूरा करने के लिए वहां पर उसके टेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत सारा होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी उसको मिलती रहे। ठीक है, ताकि वो मूव करता रहे। उसके टेल जब तक मूव नहीं करेगी तो स्पर्म आगे कैसे बढ़ेगा? तो स्पर्म के टेल में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आपके मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, क्योंकि मसल सेल जब आप काम कर रहे होते हो, भागते दौड़ते रह रहे हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी कहां से आएगी? आप ग्लूकोज खाओगे, वही ग्लूकोज से फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। तो अगर बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कर सकता, एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ेगी। समझ आ गया है? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा लोगों को? चलिए एक बार फटाफट से माइटोकॉन्ड्रिया को हम रिवाइज कर लें। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और ये बेसिकली एटीपी सिंथेसाइज करता है। ठीक है, यही एटीपी बेसिकली हम बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर इसको एनर्जी करेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ इसके स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, और मैट्रिक्स में इनके पास अपना ओन राइबोसोम होता है, और साथ साथ अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको कि हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। आपको पता है जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ना, और वो लीनियर होता है। वो क्या होता है? लीनियर होता है। ठीक है, और यहां वाला जो है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया वाला है, ये भी डबल स्टैंडर्ड है, वहां पे भी डबल स्टैंडर्ड है, यहां पे भी डबल है, लेकिन यहां वाला सर्कुलर है, छोटा है, काफी छोटा है। वहां के आपके जो ये वाले हैं, मतलब न्यूक्लियर वाले हैं, उनसे बहुत ही ज्यादा छोटा, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो और ये, लेकिन ये किस तरह का होता है? डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है। ठीक है, डीएनए क्या होता है? हमेशा डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ना बच्चे, आपने पढ़ा होगा ना। चलिए, तो यहां तक बच्चों को बात समझ में आ गई है, माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों को बात समझ में आ गई है, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया जब हमने कवर कर लिया है, तो अब हम इसका प्लास्टिड्स देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जो दूसरा सेल ऑर्गेनेली है, ये है बच्चा
प्लास्टिड। और आपको पता है कि ये प्लांट सेल का सिग्निफिकेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। और प्लास्टिड्स बेसिकली क्या होता है, प्लास्टिड्स बेसिकली 3 किस्म के होते हैं, 3 किस्म के होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, उसके बाद होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद होता है क्लोरोप्लास्ट, और फाइनली एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है जी। ये 3 तरह के हमारे पास प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट मतलब एज अ नाम भी यहां पे बता रहा है क्रोमो, दैट मींस ये कलर प्रोवाइडिंग, कलर्ड प्लास्टिड्स, ठीक है। कलर्ड प्लास्टिड्स। तो कलर्ड प्लास्टिड्स में कौन कौन से होते हैं, देखिए कौन कौन सा कलर होगा, ऑरेंज और येलो, इस तरह के कलर्स जो है ना प्रेजेंट होते हैं। इनके पास भी अपना एक पिगमेंट्स होता है ना, इन सारे प्लास्टिड्स के पास अपना अपना एक पिगमेंट्स होता है, ठीक है, पिगमेंट्स होता है, ठीक है जी। और इसी पिगमेंट में अगर कोई कलर है तो वो क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में बच्चे ये ग्रीन कलर का होता है ना, और इनके पास ग्रीन, इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल, इनके पास होता है क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन दिखते हैं, ठीक है। इसी क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन दिखते हैं। और ये बेसिकली कहां इन्वॉल्व होंगे, ये इन्वॉल्व होंगे किन चीजों में बच्चे, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है जी। और ये जो आपको ये दिख रहा है क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है। तो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और आखिरी बचा ये एक है ना नॉन कलर्ड पिगमेंट, है ना। इन सब के अंदर एक पिगमेंट होता है। इनके पास क्रोमोप्लास्ट के पास ऑरेंज येलो है ना होते हैं, ठीक है। इसका फर्दर नाम कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल, जो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी एक क्लोरोप्लास्ट होता है जो बेसिकली ग्रीन होता है, इनके पास क्लोरोफिल होता है और यही फिर फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है बच्चे, ल्यूकोप्लास्ट वो होता है जो स्टोरेज में हेल्प करता है। जो चीजें बन रही हैं वो स्टोर भी तो की जाएंगी ना, है ना, तो वो स्टोरेज में हेल्प करता है। और इनके पास कलरलेस पिगमेंट्स होता है, इनके पास कलरलेस पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। इसीलिए तो इसको ल्यूको कहा गया है। जो कलरलेस होगा वो ल्यूको होगा, ग्रीन होगा क्लोरो होगा, और ऑरेंज या येलो होगा तो वो क्रोमोप्लास्ट होगा। तो ये 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स हमेशा 3 तरह के होते हैं, और उसी में से एक किस्म का जो प्लास्टिड है वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट समझ में आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट। चलिए अब हम देखेंगे, ये तो बेसिकली आपने टाइप्स देख लिया, ठीक है, कि प्लास्टिड होते कितने तरह के हैं। हम डिस्कस करेंगे बच्चे क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। चलिए हम अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। कितने तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, या है ना, पता है ना आप लोगों को, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी लाइफ के अंदर में। देखिए जो प्लास्टिड्स होते हैं, हम हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं, प्लास्टिड्स को हम क्लोरोप्लास्ट समझ लेते हैं कि प्लास्टिड एक कि एक सेल ऑर्गेनेल है बच्चा। उसके 3 प्रकार हैं। पहला क्रोमोप्लास्ट, अगर उसमें कोई उस सारे प्लास्टिड में पिगमेंट होता है, अगर वो कलर्ड पिगमेंट है तो वो क्रोमोप्लास्ट है, अगर वो ग्रीन कलर का पिगमेंटेड है तो वो प्लास्टिड है ना, वो क्लोरोप्लास्ट है, और अगर उसके अंदर कोई कलर नहीं है पिगमेंट में तो वो ल्यूकोप्लास्ट है, और वही स्टोरेज में इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्रोमो और क्लोरो ना फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करता है, लेकिन ज्यादा जो पार्टिसिपेट करता है वो क्लोरोप्लास्ट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट पार्टिसिपेट्स इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी, समझ में आया। ये प्लास्टिड्स के 3 प्रकार थे। अब उसमें से कोई एक प्रकार हम क्लोरोप्लास्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो प्लास्टिड इज आल्सो अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, साथ साथ प्लास्टिड भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये मैं इसको यहीं पे मेंशन कर देता हूं, यहां पे मेंशन कर देता हूं, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर। क्या है, डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर है बच्चा लोग, ठीक है। ये इसके पास में 2 मेम्ब्रेन होता है। आपको पता है ना कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर में सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में सारे सेल ऑर्गेनेलिस के ऊपर में एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो बाकी आपने देखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपने देखा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, इन सब के ऊपर में सिंगल मेम्ब्रेन था, बट आपने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा कि वो डबल मेम्ब्रेन है। साथ साथ आप प्लास्टिड्स में भी देख रहे हो कि ये भी एक डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर ही है, डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनेली है। क्लोरोप्लास्ट की हम बात करते हैं बच्चे। चलिए क्लोरोप्लास्ट को हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए क्लोरोप्लास्ट देखते हैं। देखिए बेसिकली बच्चों मैं आपको बता दूं, ये भी एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर ही होती है,
ठीक है, इसका एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इनके अंदर ना फ्लैटेंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या होता है? फ्लैटेंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये जो इंडिविजुअली फ्लैटेंड डिस्क स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम कहते हैं थाइलाक्वाइड। इसको हम कहते हैं थैलाक्वाइड्स। इनको हम क्या कहते हैं? थाइलाक्वाइड्स। और ये जो इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है बच्चे, इसको हम थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलाक्वाइड, थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। ठीक है जी, यहां तक बच्चे वहां समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये यही जो सारे बहुत सारे थाइलाक्वाइड जब इकट्ठा हो जाएंगे ना बच्चे, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ग्राना। ठीक है, बहुत सारे जब थाइलाक्वाइड स्टैक्स में इस तरह से अरेंज हो जाएंगे तो वो कहलाते हैं ग्राना। क्या कहलाएंगे? ग्राना। और ऐसे ही बहुत सारे ग्राना होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर में बहुत सारे ग्राना होते हैं। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कई ग्राना यहां मौजूद हैं। अब इन ग्राना के अलावा जो ये स्पेसेस जो मिल रहा है ना बच्चा, ये जो स्पेस बच रहा है, ग्राना के अलावा जो स्पेस बच रहा है ना, इस स्पेस को हम स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो बेसिकली ग्राना एंड स्ट्रोमा। ठीक है, इसी स्ट्रोमा में अपने एक राइबोसोम्स भी, इनके अपना पार्टिकुलर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। इनके पास भी अपना पार्टिकुलर राइबोसोम्स मौजूद होता है। राइबोसोम्स ऐसे बेसिकली कहां आपने देखा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे देखा था। तो यहां पर भी राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन यहां पर राइबोसोम्स इनके स्ट्रोमा में फ्लोट कर रहे होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में जो राइबोसोम्स है वो अपना फ्लोट कर रहा होता है। तो इनके पास अपना राइबोसोम्स होता है। इनके पास अपना एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इनके पास भी अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है। दैट मींस इनके पास भी अपना एक डीएनए होता है। डीएनए, और वो भी कौन सी होती है? डबल स्ट्रैंडेड होती है। डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इनके पास भी अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है ना, क्लोरोप्लास्ट का। तो ये बेसिकली आपने स्ट्रक्चर देखा क्लोरोप्लास्ट का। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर है क्लोरोप्लास्ट के अंदर का बच्चे लोग। ठीक है जी, और यही बेसिकली ये जो थाइलाक्वाइड्स है, इन्हीं थाइलाक्वाइड्स के अंदर बच्चे क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, जो पिगमेंट्स हैं, है ना, क्लोरोफिल। और इन्हीं के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल एक किस्म का पिगमेंट है, और यही क्लोरोफिल फिर लाइट एब्जॉर्ब करता है और फर्दर फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, एक्टिवेट होता है। तो यही जो एक्टिवेशन, इन्हीं क्लोरोफिल की ही एक्टिवेशन होती है। ठीक है, जो थाइलाक्वाइड के अंदर में होता है। तो ठीक है बच्चा लोग, तो ये है बेसिकली क्लोरोप्लास्ट का, और दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, ये फोटोसिंथेसिस का साइट है। और दूसरी क्या चीज हम बात कर लें कि अब ये बेसिकली कहां पर प्रेजेंट होगा, या अब आपको मैंने बताया कि इट इज प्रेजेंट इन द साइट, इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट का वो पार्ट जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, वहां ये प्लास्टेट्स जो है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है प्रेजेंट होगा। तो बच्चा लोग मैं आपको बता दूं, ये होता है लीव्स के अंदर में। लीव्स में जो फूड फैक्ट्री में लीव्स में उसकी एक मीजोफिल सेल्स होती है। मीजोफिल सेल्स के अंदर में ये आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्लास्टिड समझ में आ गया? प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इज कलरफुल प्लास्टिड्स जिसके अंदर ऑरेंज और येलो कलर होता है। क्लोरोप्लास्ट वो होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होती है ना। इनके पास ग्रीन पिगमेंट और इनके पास ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स होते हैं। और उसके अलावा फिर ल्यूकोप्लास्ट, इनके पिगमेंट में कोई कलर ही नहीं होता, ये स्टोरेज का काम करते हैं। तो आपको पता है ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज और येलो कलर जो डिफरेंट आते हैं, ये आपको फ्रूट्स में देखेंगे। डिफरेंट जो येलो फ्रूट्स आप दिखते हैं, ऑरेंज फ्रूट्स दिखते हैं, वो सब इन्हीं क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती हैं। और प्लांट आपको ग्रीन क्यों दिखता है? क्योंकि जहां जहां पर ये जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, उसी वजह से बाकी के हिस्से जो है प्लांट के आपको ग्रीन दिखते हैं। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली क्या है? वो स्टोरेज, इनका कोई कलरलेस पिगमेंट होता है। ठीक है, और ये कलर देखिए, वो कलर क्या है? जो लाइट एब्जॉर्ब करती है, जो एमिट होती है, और जो लाइट, देखिए आपको पता है ना कि कलर, जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में डिवाइडेड है। तो ये लाइट एब्जॉर्ब हुई, और जो एब्जॉर्ब होकर जो दोबारा निकली
वो आपको जो दिखेगा, जो लाइट वाली दिखेगी वही वैसी कलर का आपको दिखेगा। हर कलर का अपना अपना एक पार्टिकुलर वेवलेंथ होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो लाइट को एब्जॉर्ब करती है और पार्टिकुलर वेवलेंथ में लाइट को एमिट करती है। तो जो जिस वेवलेंथ में एमिट करेगी वही वेवलेंथ, जो जिस कलर का जो वो वेवलेंथ होगा वही कलर आपको दिखेगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है। तो ये आप फिजिक्स में पढ़िएगा, अपने फिजिक्स के टीचर से पूछिएगा। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट बच्चा लोगों को समझ में आ गया। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट हैज थैलाकॉइड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैक्ड थैलाकॉइड इज नोन एज ग्राना। उसके अलावा उसका स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर में दे हैव ओन राइबोसोम्स होता है इनके पास, और इनके साथ साथ इनके पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जो कि डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? हमें क्लोरोप्लास्ट समझ में आ गया है, हम प्लास्टिड समझ गए। ठीक है जी, आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक तो बेसिकली बच्चों हमने सेल ऑर्गेनेली सारे के सारे कवर कर लिए हैं। अब जब सेल डिवीजन के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, अब हम समझने की कोशिश करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन के बारे में देखिए बच्चा, सेल डिवीजन की जब बात करेंगे ना, तो सेल डिवीजन का मतलब सेल क्या होता है? डिवाइड कर रहा होता है। मैंने आपको जब आप अगली जो आप टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि उसमें मेरिस्मेटिक टिश्यूज होती हैं जो फटाफट से डिवाइड कर रही होती हैं। तो जो डिवाइड कर रही होती हैं, है ना, तो सेल कैसे, नंबर ऑफ सेल्स कैसे बढ़ता है? सेल या तो डिवाइड करेगी, नंबर ऑफ सेल डिवाइड करती जाएगी, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से करके डिवाइड करती जाएगी, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाता है। तो सेल प्लांट को ग्रो करने के लिए, टू ग्रो इन साइज, टू ग्रो इन नंबर, है ना, प्लांट के नंबर ऑफ सेल्स को इन नंबर्स ग्रो करना हो, 1 सेल से 4 नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने हो, तो वो सेल डिवीजन होता है। और इसी नंबर ऑफ सेल के बढ़ने से प्लांट ग्रो करता है। तो सेल डिवीजन बेसिकली प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लांट की ग्रोथ की वजह है। और बच्चों मैं बता दूं, सेल डिवीजन बेसिकली बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है माइटोसिस, और दूसरा क्या होता है? मियोसिस। ठीक है, 2 तरह के सेल डिवीजन है। जब सेल एक पैरेंट सेल होगा, और यही फिर सेल डिवीजन करेगा तो 2 डॉटर सेल्स बनाएगा। ठीक है, ये पैरेंट सेल्स हैं और ये डॉटर सेल्स हैं। कोई कॉन्सेप्ट, कोई परेशानी है आपको? चलिए ठीक है, ये बेसिकली यही सेल डिवीजन होता है। अब समझिएगा कि सेल डिवीजन बेसिकली 2 तरह का होता है। माइटोसिस में बच्चे देखिए, माइटोसिस और मियोसिस समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारे ह्यूमन सेल के अंदर वी हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि 23 पेयर के फॉर्म पे होता है, जो 23 पेयर के फॉर्म पे होता है ना। तो अगर टोटल 23 पेयर होगा मौजूद, टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होगा, तो हम उस वाले सेल को हम डायप्लॉइड कहते हैं। तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर में अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो वो डायप्लॉइड है। और अगर इसी के अंदर अगर सिर्फ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो 46 मतलब 23 पेयर्स, और अगर सिर्फ नंबर 23 ही क्रोमोसोम है तो वो क्या कहलाता है? हैप्लॉइड। समझ आया? डिप्लॉइड और हैप्लॉइड के बीच फर्क समझ आया है बच्चा लोगों को? आ गया है। चलिए, अब ये देख लीजिएगा, माइटोसिस में क्या होता है ना बच्चे, कि एक मदर सेल है, ठीक है, इसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, दैट मींस ये डायप्लॉइड है। डायप्लॉइड मतलब इसके पास पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, जितने होते हैं वो पूरे हैं। अब ये डिवाइड करेगी तो 2 डॉटर सेल्स बनाएगी। जो डॉटर सेल बनेगी उनके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही होगा, है ना। तो इस तरह के डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं। और आप देख रहे हैं यहां पे क्रोमोसोम नंबर मेंटेन किया हुआ है, इसीलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। समझ आया नहीं आया माइटोसिस के बारे में आपको? चलिए, मियोसिस की हम बात कर लें। देखिए, मियोसिस में क्या होता है ना बच्चे, कि देखिए जो पेरेंट सेल है, जो मदर सेल है, उसके न्यूक्लियस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है जी, जब ये डिवाइड की तो 2 डॉटर सेल्स बनी, और जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, दैट मींस आधी आधी है। तो ये तो डायप्लॉइड है, लेकिन ये दोनों जो सेल बने इनसे डिवाइड होकर के वो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड है।
तो इसीलिए हम इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं इसको? रिडक्शनल। इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है जी, इसीलिए हम इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शन किस में हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर में घट करके 46 से 23 में डिवाइड हो गया, इसीलिए हम इस तरह के सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं? मियोसिस या फिर रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है बच्चे, माइटोसिस कहां होता है? माइटोसिस होगा बच्चे आपके नॉर्मल सेल्स के अंदर में। नॉर्मल सेल जो भी मसल्स आपका ग्रो कर रहा है, हेयर सेल ग्रो कर रहे हैं, है ना, एपिथेलियल सेल है, कार्डियक सेल है, ये सारे के सारे जो सेल्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइटोटिकली करते हैं। दैट मीन्स इक्वेशनल डिवीजन करते हैं। ठीक है, 46 नंबर थे तो 46 ही रहते हैं। एक स्किन सेल, मान लिया आप एक एग्जांपल ले लेते हो, एक स्किन सेल डिवाइड कर रही है ना, तो एक से जब जो 2 बनेगी तो वो प्रॉपर होगी, तो वो माइटोटिकली डिवाइड करेगी, उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका स्पर्म गैमेट बनेगा, है ना, अगर आपका स्पर्म सेल और ओवा सेल, ठीक है, स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म सेल एंड ओवा, है ना, स्पर्म मेल में और ओवा फीमेल में, जो ये जो 2 बनेंगे ना, ये भी किसी पेरेंट सेल से बनेंगे, है ना, मदर सेल से बनेंगे, और उसी से ये स्पर्म बनेगा, और किसी पेरेंट सेल से ये ओवा बनेगा। तो आपको पता है कि ये जो जिससे बनेगा वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, और वो बने जो हैं वो 23 हैप्लॉइड बने हैं। तो इस तरह का जो डिवीजन होता है वो मियोसिस कहलाता है, और ये बेसिकली गैमेट फॉर्मेशन में होता है। गैमेट फॉर्मेशन, क्या ये इस तरह का कहां पे आपको देखने को मिलेगा? गैमेट के फॉर्मेशन में आपको मियोसिस देखने को मिलेगा। समझ आया? गैमेट के फॉर्मेशन में आपको मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। समझ आ गया बच्चा लोगों को? सेल डिवीजन समझ में आया, हैप्लॉइड एंड डायप्लॉइड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। अगर एक सेल के न्यूक्लियस में पूरे 46 हैं तो वो डायप्लॉइड है, और एक सेल के न्यूक्लियस में अगर 23 हैं तो वो हैप्लॉइड है। ठीक है, और अगर डायप्लॉइड सेल से ही 2 डायप्लॉइड सेल ही बन रहे हैं तो वो माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, ये आपको बाकी के बॉडी पार्ट्स में देखने को मिल जाएगा, जैसे आप ग्रो कर रहे हो, आपका बोन ग्रो कर रहा है, इन सब के अंदर ये माइटोसिस ही होती है। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या हो रहा है कि एक जो सेल है, एक जो डायप्लॉइड सेल है, उससे 2 हैप्लॉइड सेल बन गए हैं, है ना। और ये कहां पर आपको आपके बॉडी में देखने को मिलेगा? गैमेट फॉर्मेशन में। स्पर्म का फॉर्मेशन जब होता है, ओवा का फॉर्मेशन जब होता है, तो इन सब में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है, क्योंकि आपके स्पर्म और ओवा जो हैं उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है बच्चा वो 23 और 23 है, मतलब दोनों हैप्लॉइड है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो बच्चा इस वीडियो के साथ, इस वीडियो लेक्चर के साथ हमने चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कवर कर लिया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ हम इसका एक NCERT के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, उसके लिए एक वीडियो लेक्चर आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली है या कुछ जानकारी हासिल हुई है जो आपके बोर्ड में इनफैक्ट फॉर श्योर आपको हेल्पफुल होगी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथ, अपने क्लासमेट्स को भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, आप हमारे साथ हमारी इस वीडियो में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।